ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्होत्रा हाउस, जहां श्वेता लक्ष्य के आज प्रपोजल पर काफी हैरान थी और काफी शॉकिंग भी थी, और जो आज वाले पल थे उसे जिंदगी भर याद रहने वाले थे। खट्टी मीठी यादों वाला आज का दिन उसका बन चुका था। अब वह लक्ष्य से विदा लेती है और अपने फार्मास्यूटिकल में चली जाती है। श्वेता अपना सारा काम करने के बाद अपने घर के लिए अपनी गाड़ी निकालती है और वापस घर की तरफ गाड़ी को चलाने लग जाती है। अब वह घर आ चुकी थी। उसकी माँ घर पर काम कर रही थी, साथ ही साथ मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन उसके मन ही मन में हल्की सी हलचल थी। क्या वो यही सोच रही थी कि क्या मैं माँ को सब बता दूं या बस यूं ही मुस्कुरा के निकल जाऊं? जब वह घर आती है तो अंजलि और किशन दोनों ही श्वेता के चेहरे की स्माइल को देख लिया था और वो दोनों कहीं न कहीं अपनी बेटी की इतनी खुशी देखकर खुश भी हो रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद श्वेता के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखने को मिल रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर अब अंजलि कहती है, श्वेता क्या सब ठीक है ना? श्वेता कहती है, हाँ मम्मी सब ठीक है। अब अंजलि कहती है, ओके, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर दिया है। श्वेता के जाने के बाद अब किशन और अंजलि से कहता है, काफी टाइम के बाद श्वेता को इतना कुछ खुश देख रहा हूँ। आई होप यह हमेशा की तरह हमारी बच्ची ऐसे ही मुस्कुराती रहे, गुनगुनाती रहे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहते हैं। किशन की बात सुनकर अंजलि कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब इसके रिश्ते को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। अब किशन कहता है, हाँ जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करते हैं। अब दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे और आपस में हंसने लग जाते हैं। किशन भी थे, तभी श्वेता नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि वह अपनी माँ से अपने दिल की बात भी करना चाहती थी जो उसके साथ आज हुआ था। वह सभी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, क्योंकि श्वेता की कोई खास फ्रेंड नहीं थी तो अनिका ही थी। सब कुछ मानती थी जब से अनिका से मिली थी, लेकिन वह उसकी परेशान नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी श्वेता जानती थी कि अनिका अपनी लाइफ में कितनी बिजी है, यह तो हर कोई जानता ही है। श्वेता जब अपना डिनर नीचे लेकर आती है तो वह घर की रसोई में हल्का हल्का सी चहल पहल होना स्टार्ट हो जाती है। अब सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। सभी का डिनर फिनिश हो चुका था। अंजलि रसोई समेट रही थी, जबकि श्वेता अपने कमरे से निकलकर अब किचन की तरफ बढ़ने लगती है। तो श्वेता धीरे से कहती है, माँ क्या मैं कुछ मदद कर दूं? अंजलि पलटकर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आज लंच लेट से हुआ था इसलिए भूख नहीं लगी है। शायद अभी भी किसी के मैसेज का इंतजार कर रही हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। श्वेता थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मम्मी आप भी ना हमेशा मुझे पकड़ ही लेती हो। अब अंजलि कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, तेरे चेहरे पर एक हाव भाव मुझे सब कुछ बता देता है। श्वेता थोड़ी देर चुप रहती है, फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अब श्वेता कहती है, आज अच्छा लगा माँ। माँ मुझे लक्ष्य के साथ जैसे सब कुछ एकदम से एक पल के लिए रुक गया है। कोई टेंशन नहीं थी, कोई किसी तरह का कोई बात नहीं थी, क्योंकि आज मैंने और लक्ष्य ने आज खुद के लिए एक दूसरे को जान लिया है। अब अंजलि पास की कुर्सी खींचते हुए बैठ जाती है और फिर कहती है, लक्ष्य तुम्हारे साथ जब होता है तो तू फिर नन्ही से श्वेता बन जाती है, जो कभी स्कूल में डिब्बे शेयर करती थी, सबकी मदद करती थी। यह सुनकर श्वेता की आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है। वह कहती है, मम्मी क्या आप सच में सोचती हो मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अंजलि धीरे से
श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा, जब एक लड़की के दिल की धड़कन किसी के नाम से तेज हो जाए, तब उसके दिल की सबसे प्यारी बात वही इंसान बन जाता है और उसी से प्यार भी हो जाता है। मेरी बेटी तो उसके प्यार में है और मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती। रिश्ते को निभाने के तो लक्ष्य एक अच्छा लड़का है और सुलझा हुआ भी लड़का है। वह हर कदम पर तुम्हारे ही साथ रहेगा। श्वेता की आंखें अब भर आती है, लेकिन मुस्कान नहीं आती। श्वेता कहती है, क्या आप अब खुश हैं? अंजलि श्वेता की बात सुनकर कहती है, तेरे चेहरे की खुशी सबसे बड़ी गवाह है कि मेरे लिए अगर वह तुझे समझने या सम्मान देने की बात हो तो मैं बिल्कुल सही हूँ। तेरा सच्चा साथी बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बिल्कुल खुश हूँ बेटा, डोंट वरी। अब श्वेता धीरे से अंजलि के कंधे पर सिर रख देती है और फिर कहती है, आपसे बात करके सब कुछ आसान लगने लग गया है मम्मी। अब अंजलि उसके बाल में सहलाते हुए कहती है, प्यार आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जब रिश्तों पर भरोसा और बातचीत अच्छी हो तो मुश्किल से मुश्किल का भी सामना हम मुस्कान के साथ कर सकते हैं। अब आगे अंजलि कहती है, अब चलो थोड़ा सा दूध पी लो, सुबह तुम्हें जल्दी निकलना होगा। अब श्वेता कहती है, मम्मा क्यों, जल्दी उठना पड़ेगा? तभी अंजलि कहती है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि कल तुम्हारी किसी को कोई मीटिंग है किसी के साथ? हाँ। तभी जल्दी से श्वेता को अपने पापा की कही हुई बात याद आ जाती है। फिर कहती है, हाँ मम्मा मुझे याद है, मुझे याद आ गया, डैड ने मुझे बताया था। अब श्वेता काफी खिलखिलाकर हंसने लग जाती है क्योंकि उसे वह बात भी याद आ जाती है। मम्मी आप भी ना? फिर वही रात का सुकून, माँ की गोद और बेटे की मुस्कान जो किसी दुआ से कम नहीं होती, क्योंकि प्यार का पहला इकरार दुनिया से नहीं माँ से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि माँ की नजर पहली पड़ती है। वह कहानी जो दिल कभी कहना नहीं मानता और नहीं बयां कर सकता है, वह एक माँ का ही प्यार है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। अनिका वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से मारवा हाउस की तरफ निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद ही अनिका की गाड़ी मारवा हाउस के बाहर आकर रुकती है। अनिका अपनी गाड़ी को पार्क लॉट में करती है, उसके बाद अंदर की तरफ कदम बढ़ा देती है। रोहित काफी देर पहले ही ऑफिस से घर आ चुका था और अनिका का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक अनिका नहीं आई थी क्योंकि वह अनिका के साथ डिनर करने के लिए अनिका का वेट कर रहा था। उसे लगा कि अनिका उससे पहले आ गई है, लेकिन उसने अंडरग्राउंड लैब और भूमिका और प्रीति दोनों से पूछा, लेकिन अनिका का अभी कोई आता पता नहीं था। रोहित ने फोन करके अनिका को परेशान करने की कोशिश नहीं की क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका किसी काम के लिए बाहर गई है। अब अनिका जल्दी से अपने बेडरूम का दरवाजा खोलती है। अंदर रोहित जो उसका ही वेट कर रहा था। अनिका जैसे ही अंदर कदम बढ़ाती है, रोहित के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनिका जब रोहित के चेहरे की स्माइल देखती है तो अनिका का दिमाग बिल्कुल शांत पड़ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, क्योंकि रोहित का चेहरा देखने के बाद अनिका अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करती है। अब अनिका अंदर आ जाती है। आज अनिका का चेहरा और दिनों के मुकाबले काफी उतरा हुआ था। रोहित इस चीज को बिल्कुल नोटिस कर चुका था, इसलिए रोहित अनिका से कहता है, अनिका तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर लगा देता हूँ। अनिका जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और रोहित फोन करके मेड को बोलता है कि आज डिनर की ट्रॉली उसके रूम तक ही लेकर आए। जल्दी से मेड आकर उनके दरवाजे तक ट्रॉली को रखकर चली जाती है। रोहित अंदर की तरफ लेकर आता है। अब अनिका आराम से फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी और आराम से बाहर बालकनी की तरफ ही देख रही थी। अब पीछे से रोहित अनिका के पास आ जाता है। वह अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और रोहित अब धीरे से अनिका से कहता है, अनिका आज तुम काफी परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? बताओ तो सही। लेकिन अनिका कुछ नहीं कहती। अब रोहित की तरफ चेहरा करके हल्की से स्माइल कर देती है। रोहित समझ जाता है कि आज अनिका काफी परेशान है।
फिर भी रोहित अनिका को कुछ नहीं कहता, न ही कोई सवाल करता है। लेकिन अनिका फिर से बालकनी की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। रोहित कहता है, अनिका चलो, डिनर मैंने लगा दिया है, आओ चलो खाना खाते हैं। अनिका बाहर की तरफ ही देख रही थी। अब अनिका अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह रोहित के सवालों से बच सके। अब रोहित अनिका को पीछे से हग कर लेता है और फिर कहता है, क्या हुआ, आज हमारी सुपर लेडी को परेशान क्यों लग रही है? अनिका अब भी कोई जवाब नहीं देती। अब रोहित अनिका को उसके शोल्डर से पकड़कर अपनी तरफ घुमा देता है, फिर उसको अपने गले लगाते हुए पूछता है, क्या हुआ मिस अनिका, आप तो बहुत परेशान हो, आपकी परेशानी की वजह मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ? अनिका ना में अपना सर हिला देती है। रोहित अनिका को अपनी तरफ और ज्यादा कस लेता है। एक दूसरे की सांसें और दिल की धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। वे दोनों इतने करीब आ जाते हैं। अब रोहित अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी पलकों में हर सपना देखा है और हर डर को अपनी ढाल बनते हुए देखा है। अनिका की आंखों में अब चमक आ जाती है। रोहित उसके करीब जाता है और धीरे से उसके माथे पर एक किस करता है। रोहित अपनी हथेलियों को जोड़ता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका उसकी ओर देखती है और उसकी हथेलियों को पकड़ती है और फिर कहती है। अनिका उसके बदले में धीरे से मुस्कुरा देती है। अनिका अब कहती है, सबसे पहले एक जरूरी काम है जो मैं अभी अभी करके आई हूँ। अब रोहित पूछता है, ऐसा भी क्या काम है? अनिका कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिक्की से मिलके आई हूँ। मुझे दमयंती देवी के गांव के बारे में पता चला है। उसके गांव का नाम पाली है और यह राजस्थान का कोई छोटा सा गांव है। अब रोहित कहता है, डोंट वरी अनिका, हम इस बारे में डिस्कशन बाद में कर लेते हैं क्योंकि हमारा खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए हमें पहले खाना खाना चाहिए। मुझे पता है कि सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। अब अनिका के पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। अब अनिका से भूख कंट्रोल नहीं होती क्योंकि खाने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच जाती है। इसलिए अनिका जल्दी से रोहित को छुड़वा लेती है अपने आप को। रोहित भी अपनी पकड़ को ढीली कर देता है क्योंकि वह समझ जाता है कि अनिका को भूख लग चुकी है। इसलिए दोनों आराम से जाकर बेड पर बैठकर आराम से अपना खाना फिनिश करते हैं। दूसरी तरफ दमयंती का किला। दमयंती काफी भावुक हो चुकी थी क्योंकि वह उस रूम से बाहर आ चुकी थी और अपने आप को पुराने वाले दमयंती का किला। दमयंती उस अंधेरे गलियारे से होती हुई वापस अपने बाहर आ जाती है, जहां पर अक्सर वह लच्छों के साथ बैठकर किसी बारे में डिस्कशन करती रहती थी क्योंकि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। अनोखी ने सारी की सारी तैयारियां अच्छे से करा ली थी। दमयंती जो कि अभी अपने उस मंजे पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि दमयंती एक बार सारी दुनिया को झुका देना चाहती है, लेकिन अब उसके जीवन में काफी परेशानी भरा मोड़ आ चुका है। उसकी बेटी लच्छो जो अभी काफी गंभीर अवस्था में है और रुद्रमा देवी जो उसे छोड़कर जा चुकी है। उस हादसे के बाद निपुण मीना भी कोई अता पता नहीं था। दमयंती को निपुण मीना के गुजरने का भी कोई अफसोस नहीं था। अब उसकी न पास रुद्रमा देवी का अफसोस था और उसके पास जीवन में बस लक्ष्य और सौम्या ही बची थी। अब दमयंती अपने हाथ के इशारे से अनोखी को अपने पास बुलाती है। अनोखी भी उसके पास दौड़ते हुए भागते हुए आ जाती है और फिर कहती है, हाँ माँ साहब बोलिए। अब दमयंती देवी कहती हैं, अंतिम विदाई की तैयारी करो। दमयंती की यह बात सुनकर वहाँ पर जितनी भी औरतें थी सारी की सारी रोने लग जाती हैं। उनके रोने की आहट इतनी जोर की थी कि जो भी काफी दिन तक सन्नाटा फैला हुआ था सभी सन्नाटे। अनोखी कहती है, माँ साहब अंतिम संस्कार तो करना ही होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस क्रिया को स्टार्ट करना होगा। जो औरतें थी वह हिम्मत करती हैं और सभी अंदर जाकर रुद्रमा देवी की डेड बॉडी को बाहर की तरफ लेकर आती हैं। अनोखी की बात सुनकर दमयंती देवी बस हाँ में अपना सर हिला देती हैं।
एक तरफ अनिका विजय होकर बिल्कुल शांत होकर आगे की कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक दमयंती की तरफ से कोई भी चहल पहल नहीं थी कि आगे क्या कुछ करना था। बस अभी सन्नाटा ही फैला हुआ था। अब उसके शव को अंतिम विदाई देने के बाद आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। जहां पर उनका किला था वहां पर कुछ किलोमीटर दूर ही उन्होंने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं वो जो वहां पर करते थे, इसलिए जल्दी से वहां पर लेटाया गया। इसके बाद नीचे की तरफ भट्टी में आग लगाई गई, क्योंकि यह एक गुफानुमा एक भट्टी थी जिसके ऊपर शव को रखा जाता था और उसके अंडरग्राउंड होकर आग लगाई जाती थी, जिससे शव अच्छी तरह से जल जाए और उसकी राख नीचे की तरफ गिर जाए। वनों के आगे की तरफ जाती है और हवन से एक आग की चिंगारी निकालकर उस नीचे की तरफ डाल देती है। वह भट्टी की तरफ अब बिल्कुल सुल आग की चपेट में आ चुका था। बाकी की औरतों में सन्नाटा छाया हुआ था। 2 मिनट के सन्नाटे के बाद सभी औरतें एक बार जोरदार से रोने लग जाती हैं। फिर वे 3 से 4 मिनट रोने के बाद चुप हो जाती हैं। ऐसा करते करते उन्हें 4 से 5 बार वो ऐसा करते हैं। उसके बाद सभी औरतों की तरफ अनोखी हाथ करती है। सभी अपनी जगह से उठ जाती हैं और वहाँ पर बालू मिट्टी पड़ी हुई थी। एक एक मुट्ठी उठाकर उसके शव की तरफ फेंकती हैं। उसके बाद अंतिम सभी खड़ी हो जाती हैं और 2 से 4 मिनट तक मौन धारण करके सीधे भगवान को याद करती हैं, ताकि वह उसकी आत्मा को शांति दे। उसके बाद दमयंती देवी कहती हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सभी वहाँ से अंदर वापस किले की तरफ अपने कदम को बढ़ा देती हैं। कुछ टाइम के बाद ही दमयंती के किले में सभी औरत वापस आ चुकी थी। रोहित और अनिका खाना खा चुके थे। उनका खाना होने के बाद रोहित भी आज काफी थक चुका था। वह बेड पर लेटते ही उसकी आंखें भारी होने लग जाती है। वह कुछ ही समय के बाद अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वह अपनी आंखों को जितना खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद होती जाती है। आज रोहित अनिका से पहले भी सो चुका था। उसके साथ साथ आज उसने अनिका को एक प्यारी से किस करके गुड नाइट जो हमेशा करके सोता था, आज उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। वह सो जाता है। रात 11 बजे का समय हो चुका था। अनिका को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी, क्योंकि उसका ध्यान भी रोहित की तरफ नहीं जाता। वह अपने फोन में काफी टाइम से लगी हुई थी। बार बार कुछ टाइप करती, फिर उसे इरेज कर देती। ऐसा काफी टाइम तक करती रहती है। फिर वह निश्चित अपना मन बना लेती है, फिर कुछ टाइप करती है। उसके बाद वह एसएमएस को छोड़ देती है। इंपीरियल ग्रुप में उसने दमयंती देवी का जिक्र किया था, ताकि कोई भी ग्रुप के मेंबर को दमयंती के बारे में या उसके पास्ट के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वह ब्लैक कैट के साथ शेयर कर सकता है। यह लिखने के बाद अनिका ने फोन अपना साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसे कुछ याद आता है, क्योंकि अनिका को याद आता है कि उसने अभी तक दमयंती देवी के गांव के बारे में कुछ सर्च नहीं किया था। तभी वह जैसे ही लैपटॉप लेने के लिए उठती है, वैसे ही वह देख पा रही थी कि रोहित सो चुका है। अनिका की नजरें सोते हुए रोहित को देखने लग जाती है। वह आराम से बैठकर रोहित को देखती रहती है और कुछ सोचने लग जाती है, क्योंकि सोया हुआ रोहित बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसे लग रहा था। रोहित को हल्का सा ब्लैंकेट से कवर करती है। उसके बाद वह प्यार भरी नजरों से ही रोहित को देखे जा रही थी। फिर जल्दी से टाइम की तरफ देखती है। फिर उसे याद आता है आज रोहित काफी पहले सो चुका है, क्योंकि अभी टाइम 11:30 बजे ही हुए थे। आज से पहले तो रोहित कभी इतनी जल्दी नहीं सोया था, इसलिए अनिका को रोहित की फिक्र होती है। अब वह रोहित की बॉडी के तापमान को जांच करने लग जाती है, उसके पल्स की जांच करने लग जाती है, लेकिन वो सभी नॉर्मल से मिलते हैं। अब अनिका को काफी घबराहट महसूस होने लग जाती है। अब अनिका अपना कान लगाकर रोहित की हार्ट बीट देख लेती है और उसकी हार्ट बीट की जांच करने लग जाती है कि अच्छे से काम तो कर रही है ना। अब अनिका के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है, इसलिए क्योंकि अनिका को पता था कि सोने के बाद
नॉर्मल से कुछ काम हमारे बॉडी की जो ऊर्जा है वह खत्म होती है। इसलिए अनिका को वह सब चीजों का पता था कि रोहित यह सब जानबूझकर कर रहा है। अब अनिका उसके पेट पर बैठ जाती है क्योंकि अनिका को अब शरारत सूझने लगती है। अपनी टिमटिमाती आंखों से रोहित की तरफ देखने लगती है। अब रोहित को सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। फिर रोहित अपनी आंखें खोल देता है। वह अनिका की इस हरकत पर हंसता है क्योंकि रोहित देखना चाहता था कि मैं आज अनिका से पहले सो जाता हूँ तो क्या अनिका भी मेरी तरह उसकी कोई फिक्र करती है या फिर नहीं। अब अनिका भी रोहित की तरफ देखकर हंसना स्टार्ट कर देती है क्योंकि रोहित भी अनिका को देखकर ही हंस रहा था। अब रोहित अनिका को बाजू से पकड़ता है और धीरे से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अनिका अब हट भी जाओ और उठकर जल्दी से सोने की कोशिश करो और अपने काम को साइड में रखो क्योंकि सुबह अपने पूरे मिशन पर भी जाना है। अब अनिका कहती है, कौन से मिशन पर? अब रोहित कहता है, हमें पाली भी जाना है। सुबह उठकर अब अनिका को भी याद आ जाता है। तभी वह उठने की कोशिश करती है। अब रोहित उसे दोबारा से कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि हमें जल्दी उठना है। अब अनिका छोटे बच्चों की तरह हाँ में अपना सर हिला देती है। आज अनिका रोहित की बातों पर रिया की तरफ मुंह बना देती है। रोहित की अपने ऊपर से उठने की कोशिश करता है लेकिन अब अनिका उठाना चाहती थी लेकिन उसे रोहित नहीं छोड़ रहा था। अब रोहित उसकी बाजू से पकड़कर उसे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। रोहित की इस हरकत पर अनिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लग जाती है। अब रोहित ने अपने होंठ अनिका के होंठों पर रख दिए थे। अब अनिका रोहित के हाथों से उसके कंधों पर मारने लग जाती है। मिस्टर मारवा, आप यह क्या कर रहे हैं? पता नहीं आपको कितनी रात हो चुकी है। अब रोहित शरारती अंदाज में अनिका की बात का रिप्लाई देते हुए कहता है, अभी कुछ टाइम पहले तुम शरारत कर रही थी तो मैंने कुछ नहीं कहा और तुम्हारी हामी में हामी मिलाई। अब रोहित आगे कहता है, कुछ नहीं, बस अपनी सुपर लेडी को प्यार से शांत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शांत होने के बाद ही तुम अपना कोई भी कार्य कितनी भी चतुराई से बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकती हो। अब अनिका भी रोहित के प्यार करने के लिए रोहित की ऐसी बातें सुनकर अनिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अब वह भी रोहित का साथ देने लग जाती है, उसे मना नहीं कर पाती। कुछ टाइम के बाद अनिका और रोहित सो चुके थे। तभी उन्हें सोए हुए करीब 1 से 2 घंटा ही हुआ था। सुबह 4 बजे का टाइम हो चुका था। तभी अनिका के फोन की रिंग बजती है। अनिका उठती है और नींद में ही रोहित को कहती है, फोन देखो, किसी का फोन आया है। रोहित अनिका को कहता है लेकिन अनिका भी नींद में ही थी। फिर अनिका उठने की कोशिश करती है लेकिन वह अपने आप को उठा नहीं पाती। फिर तभी वह रोहित के कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, रोहित प्लीज फोन देखो ना, किसका फोन है। तभी अनिका का फोन साइड से रोहित उठाकर उसकी स्क्रीन की तरफ देखता है। यह किसी और का कॉल नहीं बल्कि प्रीति का ही कॉल था। तब रोहित अनिका को फोन देते हुए कहता है, अनिका उठो जल्दी से क्योंकि प्रीति का कॉल है। अब अनिका बिल्कुल जो कि अभी तक सुस्त थी वह एकदम से एक्टिव हो जाती है, जल्दी से फोन उठाती है। अनिका जैसे ही फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से प्रीति की भारी आवाज सुनाई पड़ती है, अनिका दीदी जल्दी यहाँ अंदर लैब में आ जाओ। इसलिए अनिका जल्दी से रोहित को कहती है, रोहित हमें अब चलना होगा। रोहित कहता है, कहाँ पर? फिर अनिका बताती है कि अंडरग्राउंड लैब में। हुई तो ऐसी बात है जो प्रीति बताना चाहती थी लेकिन वह बता नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने फोन कट कर दिया। तभी दोनों अपने बिस्तर से उठते हैं और जल्दी से लैब की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। प्रीति भी उनके आने का इंतजार कर रही थी, इधर से उधर की तरफ घूम रही थी क्योंकि आज कौटिल्य और भूमिका दोनों का ही बहस था। दोनों ही अपने रूम में सो चुके थे, इसलिए प्रीति उन्हें जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि 2 दिन से सौम्या की देखरेख दोनों ही कर रहे थे।
इसलिए आज प्रीति ने इस ड्यूटी को अपनी ड्यूटी को वापस ज्वाइन कर लिया था। तभी प्रीति इधर से इधर टहलती रहती थी। तभी उसे सामने से रोहित और अनिका को आते हुए दिखाई देते हैं। अब प्रीति हांफते हुए उनकी तरफ जाने लगती है। अनिका उसे कंधे से पकड़ लेती है और आगे की तरफ लेकर जाती है, जहां पर साइड में सोफे लगे हुए थे। अनिका प्रीति को वहां पर बिठाती है तो रोहित पानी का गिलास लेकर प्रीति को दे देता है। प्रीति अपना पानी जल्दी से फिनिश कर देती है, गिलास को साइड में रख देती है। अब अनिका प्रीति से कहती है, अब पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद ही मुझे साफ साफ बता सकती हो। अब प्रीति बिल्कुल शांत हो चुकी थी। फिर अनिका कहती है, अब बताओ क्या बात है प्रीति। प्रीति कहती है, वो सौम्या है ना। तभी अनिका कहती है, क्या हुआ उसे। अब प्रीति कहती है, कुछ नहीं हुआ, सौम्या ने अपने हाथ पैरों को हिला हिलाकर जख्मी कर दिया है। उसके हाथ पैरों से खून की बूंदें जमीन पर नीचे की तरफ बूंदें टपकना स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक कि उसने अपनी गर्दन को दाएं से दाएं इतना घुमा दिया है कि उसकी गर्दन में भी स्वेलिंग आ गई है। अब वह दर्द भी कर रही है, ऊपर से हंस भी रही है और शांत होने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब अनिका कहती है, तुमने उसे कोई इंजेक्शन की कोई डोज दी है। अब प्रीति कहती है, नहीं, मैंने उसे कोई डोज नहीं दी है। अनिका कहती है, अगर वह शांत नहीं हो रही थी तो तुम्हें उसे नींद की इंजेक्शन देना था। अब प्रीति अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, दीदी, दरअसल बात ऐसी है कि वह सुबह से ही मुझे परेशान कर रही है। जब से भूमिका और कौटिल यहाँ से गए हैं, उसके जाने के बाद ही उसने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मैं थक हार कर आपको न बताकर उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, जिसके कारण से वह 7 से 8 घंटे तक आराम से सोती रही। लेकिन जब से वह उठी है तब से वह अपने हाथ पैरों और अपनी गर्दन को ऐसे ही नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दी है। अगर मैं उसे दोबारा से इंजेक्शन देती तो शायद वह इस दुनिया में न रहकर परलोक सुधार चुकी होती। अब अनिका को कुछ बातें समझ में आने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे, जहां पर बच्चों को रखा गया था, चिराग ने उनके आइडेंटिटी को बिल्कुल ही छुपा कर रखा था। चिराग के कुछ दोस्तों के जरिए ही उन बच्चों का एडमिशन कराया गया था, जिन्होंने अपनी आईडी के थ्रू उन बच्चों का वहां पर एडमिशन करवाया था। उन बच्चों को समय पर काफी चीजें सिखाई जा रही थी, अलग अलग तरीकों की तकनीकें, आर्ट, शूटिंग, काफी ऐसे गेम भी थे जो उन्हें आगे जीवन में काम आने वाले थे। तो कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें स्टील टाइम से बाहर निकलने की सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर बना सके। वैसे तो अनिका के तीनों ही बच्चे अनिका की तरफ बिल्कुल फास्ट और सुपर भी थे, किसी न किसी फील्ड में। लेकिन अनिका चाहती थी कि मेरे बच्चे अपनी हर चीज में आगे निकले, खासकर एलेक्जेंडर, क्योंकि जो खतरा अनिका के ऊपर मंडरा रहा था, कहीं न कहीं आने वाले टाइम में वह खतरा कहीं एलेक्जेंडर को भी अपने चारों तरफ से घेर लेगा। इसलिए अनिका उन्हें एक ऐसे जगह पर उनका आगे किया जो जीवन था उसके डेवलप को करना चाहती थी, जिससे कि वह हर सिचुएशन से निपटकर लड़कर उसे आगे बढ़े, ताकि आने वाले जीवन में उसे किसी भी तरह का सिचुएशन का सामना करने में कोई भी तकलीफ या परेशानी ना हो, क्योंकि हर टाइम उसके मॉम डैड उसका साथ नहीं दे सकते, न ही उम्र भर उनके साथ रह सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों को भी मेरी तरह अपने आप को कुछ साबित करने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर वह रोहित की तरह एक सफल बिजनेसमैन और पावरफुल भी बनते हैं, मेरे लिए वह भी काफी जगह पर अनिका ने अपने बच्चों को रखा था। उस घर में चिराग ने हर चीजों का सभी जरूरी सामान उनके पास ही थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सर्च करने वाली एक लैब थी। खेलने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल भी था। दूसरी तरफ हर पजल्स के लिए एक रूम अलग से बना हुआ था। एलेक्जेंडर अपना पूरा का पूरा टाइम उस लैब में ही गुजारता था, नए नए एक्सपेरिमेंट करता था। स्कूल का टाइम करने के बाद एक्सपेरिमेंट भी करता था। उसके बाद वह फिर अपनी बहन के साथ उसके साथ गेम खेलता और फिर आर्यन के साथ जाकर मैथ के पजल को भी सॉल्व करता और नई नई बुक्स भी पढ़ता था। लेकिन रिया इन दोनों भाई के बिल्कुल विपरीत थी। वह अपना पूरा का पूरा टाइम
वीडियो गेम में ही गुजारती थी। इसे आजकल रिया को गेमिंग के साथ साथ गेमिंग में होने वाले जितने भी रूल्स थे या फिर कोई गेम था, उन्हें वो चीजें क्रिएट करना आ गया था। यानी कि अब रिया अपना खुद का गेम बना सकती थी। रिया ने इतना जल्दी यह काम अपने आप ही सीख लिया था, क्योंकि अनिका ने उसे जाते वक्त कहा था, जो तुम खेलती हो उसे किसी ने लंच किया है, उसे किसी ने बनाया है। उस व्यक्ति की नॉलेज देखो, तुम उस चीज में कितने पीछे होकर पागल होकर उस चीज को पूरा करने की कोशिश करती हो। यह देखो उसे कौन खिला रहा है और कौन किसे वो चीज को बनाया है। जब रिया ने यह अपनी मम्मा की बात सुनी थी तो रिया अपनी आंखें बंद करके पूरे रास्ते और पूरा दिन कई दिनों तक इसी बात में उलझी हुई थी, लेकिन उसने यह चीज में महारत हासिल कर चुकी थी। अब वह बहुत जल्द ही रिया ने यह सब काम करना भी सीख लिया था। इसके साथ साथ वह अपना रूटीन स्टडी का काम पूरा करना उसे स्टार्ट कर दिया था। यह रिया में इतना चेंज देखकर उसके दोनों भाई काफी खुश हो गए थे, क्योंकि रिया बस इतना पढ़ती थी कि वह अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाए। लेकिन आर्यन इन दोनों के बिल्कुल विपरीत था। आजकल आर्यन ने भी काफी रिया की तरह नई नई चीजों की तरह अपने मैथ को ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था। और जैसे कि बिजनेसमैन में जो खूबियां होती है, वह सारी बातें अब आर्यन के अंदर आ चुकी थी। वह अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका था, क्योंकि वह खूबियां तो रोहित की पूरी आर्यन के अंदर ही थी, लेकिन अब ये चीजें बाहर की तरफ आ गई थी, यानी कि इम्प्रूव हो चुकी थी। अब अनिका के तीनों बच्चे काफी जीनियस बन चुके थे। कुछ टाइम में ही उन्होंने अपने अंदर को, जो उनके अंदर खामियां थे, उन सभी को दूर कर लिया था। यह देखकर चिराग काफी खुश होता है और छोटे छोटे क्लिप रोहित के पास भी भेजता रहता था। लेकिन रोहित ने कभी अनिका को यह सब नहीं बताया, और नहीं अनिका को बताना उसे अभी सही लगा, क्योंकि वह एक सही टाइम का इंतजार कर रहा था। क्योंकि अनिका को भी नहीं पता था कि रोहित ने जहाँ पर बच्चों के रहने का इंतजाम किया है, वहाँ पर कुछ चीजें अपने आप से जोड़ी है, जो कि चिराग द्वारा जोड़ी गई थी। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद वह अपने वापस किले की तरफ आ गए थे। इसलिए दमयंती उसी मंचे पर बैठ जाती है और साइड में उसके नीचे आराम से अपने पैरों के पास अनोखी को भी बैठा लेती है। अब अनोखी दमयंती को चुप कराते हुए आश्वासन देती हुए कहती है, माँ साहब, आप मुझे बता सकती हैं कि आगे क्या कुछ करना है, ताकि मैं आपकी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपनी जान भी दे सकूं। अगर आप चाहो तो मुझे कोई भी काम सौंप कर एक बार देख सकती हो कि मैं अपने उस मकसद में खरी उतरती हूँ या फिर नाकाम होती हूँ। अब दमयंती कुछ सोचने लग जाती है, लेकिन वह अनोखी से कहती है, अभी मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं शांत रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम भी यहाँ की देख रेख और भाग दौड़ को ही संभालो। अब दमयंती वापस अपने रूम में चली जाती है, लेकिन अनोखी के दिल पर ठेस पहुँच चुकी थी, क्योंकि वह लच्छो की जगह लेना चाहती थी। अब तो लच्छो दमयंती के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अनोखी को वह काम नहीं सौंपा जो अक्सर वह लच्छो को सौंपती थी। अब अनोखी के मन में भी काफी उथल पुथल मच चुकी थी।